नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी चैप्टर 3, जो हम लोग वाटर रिसोर्सेज का एक लेक्चर कवर कर लिए हैं, यानी जल संसाधन चैप्टर जो 3rd है। इसका हम लोगों ने आधा कवर कर लिया था और आधा बाकी था, तो उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग पिछले सेशन में हम लोगों ने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात किए थे। और इसी में हम लोगों ने देखा था कि जो एक बांध था, झील था, जो भोपाल झील मध्य प्रदेश में है, इसके बारे में देखा था। दिल्ली में इल्तुतमिश ने खास हौज का निर्माण कराया था, यानी एक विशिष्ट प्रकार के तालाब का निर्माण करवाया था, इसको भी देख लिया था। बांध क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग ने जान लिया था। और बहुउद्देशीय परियोजना के पीछे क्या क्या उद्देश्य होते हैं इनको भी हम लोगों ने देख लिया था। सतलुज ब्यास बेसिन के भी बारे में हम लोगों ने देख लिया था। कौन बांध को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, इसको भी हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद एक नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी आंदोलन के बारे में भी हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को किए थे, तो आज इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेस यानी पार्ट 2। तो सिंचाई ने कई क्षेत्रों में सफल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, यानी जो इरिगेशन का सिस्टम है ये कई क्षेत्रों में जो क्रॉपिंग पैटर्न है, फसलों का जो बोने का पैटर्न था, प्रारूप था, उसको ये काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। और किसान वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यानी पहले लोगों को सिंचाई की सुविधा नहीं हो पाने के कारण लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती करते थे। लेकिन जब खेतों तक पानी नल के जरिए, नहर के जरिए जब पहुंच रहा है, पाइपलाइन के जरिए जब खेतों तक पानी पहुंच रहा है, तब लोग अब अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हम क्यों ना वाणिज्य यानी कॉमर्शियल फसल करें, बड़े पैमाने पर फसल करें, और केवल जीविकोपार्जन के लिए नहीं बल्कि हम फसल का उत्पादन करें तो उसे हम कुछ बेचकर कुछ आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकें। अब किसान इस स्थिति में आ गए हैं, और किसके कारण? तो इसका एकमात्र कारण है सिंचाई। अब इससे मृदा में लवणीयकरण जैसी समस्या उत्पन्न हो रही। अब सिंचाई भी इस हद तक यानी काफ़ी अच्छे पैमाने पर सिंचाई की सुविधा हो गई है, जिसके कारण क्या होता है, जो सॉइल है वो सलाइन होते जा रही है, यानी लवण की मात्रा मिट्टी में बढ़ते जा रही है। इसके पीछे भी कारण है कि जो मिट्टी है, किसी भी क्षेत्र की मिट्टी की अगर हम बात कर लें, तो जब इस क्षेत्र में आप मेड़ बनाकर इसकी जब सिंचाई करते हैं इन क्षेत्रों में, तो क्या होता है, जब आप रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो पानी जब इसमें सिंचाई करते हैं तो वो रासायनिक खाद क्या होता है, ऊपर रह जाता है। और जो हमारा सॉइल में यानी जो हमारी मिट्टी में प्राकृतिक जो खाद था, या जो हमारा हमारे क्षेत्र का जो उर्वरा शक्ति थी, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती। और जो रासायनिक खाद का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे आपको ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल जाता है, जिससे जो सॉइल है वो सलाइन होते जाती है, यानी लवणीय होते जाती है। सिंचाई के कारण बड़े किसानों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ा है। यानी जो इरिगेशन का सिस्टम था, इसमें लोगों के बीच जो डिस्टेंस है, जो गरीब किसान था और जो बड़े किसान थे, जमींदार थे, इनके बीच काफ़ी डिस्टेंस बढ़ा है। गरीब किसानों के लिए सिंचाई तो उतना सुविधा यानी लाभप्रद नहीं सिद्ध हुई, खासकर ये बड़े किसानों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। बड़े किसानों को एक ही स्थान पर सिंचाई के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ा और उसको खेत में पानी मिल गया, जबकि छोटे किसानों के लिए छोटे आकार के खेत में ही पानी मिल सका, जिसके कारण उसका उत्पादकता ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति देने पर किसान उपद्रव पर उतारू हो गए थे। यानी जो साबरमती बेसिन में जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में सूखे के दौरान जो नगरीय क्षेत्र में अधिक जलापूर्ति दिया गया,
तो इसके लिए किसान एकदम उपद्रवी हो गए थे, वायलेंस करने लगे थे। क्यों? क्योंकि जहाँ पानी की आवश्यकता है उस जगह पानी नहीं दिया जा रहा है, और जहाँ पानी का ज़रूरत कम है वहाँ पर पानी ज़रूरत से अधिक दिया जा रहा है, जिसके कारण किसानों में आक्रोश बढ़ गया था। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़ा आम बात होते जा रहे हैं। ठीक है। यानी जो भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, इसका जो कॉस्ट आ रहा है, लागत आ रहा है, और इसका जो प्रॉफिट का जो शेयर है, इसको लेकर झगड़ा, ये कोई नई बात नहीं, ये आम बात हो गई। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्टेट है, ठीक है, एक कोई स्टेट है और ये कोई स्टेट है, दो स्टेट है। अब नदी इन दोनों स्टेट से होकर प्रवाहित हो रही है, बह रही है। अब मान लेते हैं कि ये तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु जो राज्य है वो इस क्षेत्र में जो नदी बह रही है, इस नदी पर वो बांध बना लिया। अब स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ बांध बनेगी, बांध के बाद जो नदी में जल का रफ्तार होगा, यानी गति होगा, जल की गति वो कम हो जाएगी। तो इसका जो लाभ है दूसरे राज्य को अपेक्षाकृत बहुत कम प्राप्त होगा, जिसके कारण लोग क्या करते हैं कि आपस में झगड़ा कर लेते हैं और विवाद उत्पन्न कर लेते हैं राज्य। जहाँ तक लागत की बात है, तो सपोज दोनों राज्यों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि बीच में हम लोग दोनों एक डैम बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब समस्या ये आ जाएगी कि आखिर डैम बनाने में जो कॉस्ट आएगा, लागत आएगा, उसका पैसा कौन देगा। तो दोनों राज्य बोलेंगे कि हम 60% हिस्सा देते हैं, यानी 100 रुपया अगर खर्च आ रहा है तो हम 60 रुपया देंगे, आप 40 रुपया दो। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो 60 रुपया खर्च करेगा उसका लाभ भी वो ज़्यादा लेगा। तो यही कारण है कि दोनों राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, और वर्षा जो नदी जल का विवाद है वो कोई नई बात नहीं, बल्कि ये आम बात हो गई है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ इंडिया का मैप दिया हुआ है, और इस मैप में कुछ नदियों के नाम और कुछ प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर दिया गया है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सलाल प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, ये किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। ठीक। चमीरा व्यास नदी पर है। टिहरी देख सकते हैं आप। उसी तरह यमुना पर, नरोरा गंगा नदी पर, कोटा बैराज चंबल नदी पर, ठीक है, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, फिर यहाँ देखिए प्रवारा गोदावरी नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर, रिहंद बांध सोन नदी पर। बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे नागार्जुन सागर है, रामागुंडम है, कोयना प्रोजेक्ट है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है, घाट प्रभा प्रोजेक्ट है, मेटूर प्रोजेक्ट है, पेरियार प्रोजेक्ट है। काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर बांध बनाया गया है। तो अभी हम लोग इसको एक ब्रीफ में हमने इसको कर दिया है, एक तरफ बांध का नाम और एक तरफ उसका नदी और किस राज्य में है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो टिहरी बांध है ये आपका भागीरथी नदी पर है और किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। उसी तरह हीराकुंड बांध आपको महानदी पर उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट, दुलहस्ती बांध चिनाब नदी यानी जम्मू कश्मीर। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट सतलज नदी पर, ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दोनों राज्यों में इसका विस्तार है। नाथपा झाखड़ी ये सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। ठीक। तिलैया और मैथन ये दो बांध, तिलैया और मैथन ये दोनों बांध बराकर नदी पर है जो कि झारखंड में है। पंचेत दामोदर नदी पर है जो कि झारखंड में है। उकाई और काकरापारा ये ताप्ती नदी पर जो कि गुजरात में है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे शिव समुद्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ है? तो शिव समुद्रम आपका कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। अलमाटी बांध ये कहाँ है? कृष्णा नदी पर है कर्नाटक में। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? कृष्णा नदी तेलंगाना पर। कभी कभी इसका स्टेट पूछ लिया जाता है और कभी कभी इससे रिलेटेड नदियाँ पूछ ली जाती हैं। अब पोचमपाद बांध, पहले इसका नाम पोचमपाद था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम श्री राम सागर बांध रख दिया गया है, जो कि गोदावरी में, गोदावरी नदी पर स्थित है और ये तेलंगाना राज्य में है। इडुक्की और मुल्ला पेरियार बांध ये पेरियार नदी केरल में है। ठीक। मेटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु पर है।
जायकवाड़ी बांध गोदावरी यानी महाराष्ट्र में है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, पोंग बांध व्यास नदी हिमाचल प्रदेश। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट से ये आपके लिए बहुत सारे और भी बांध्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो मेन था उसको हमने इसमें इंक्लूड किया है। वैसे और भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और कई सारे हैं भी, तो हमने सारे को मेंशन नहीं किया है, ठीक। अब एक आपका चैप्टर में है, क्या आप जानते हैं, अब क्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं ये तो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि गोदावरी कृष्णा गोदावरी विवाद, यानी जो कृष्णा और गोदावरी नदी है, इसका विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सरकार द्वारा आपत्ति जताने पर हुई। यानी इसको समझिए अच्छे से, जो कृष्णा और गोदावरी नदी का जो जल का विवाद है, इसका विवाद कैसे हुआ, तो महाराष्ट्र सरकार कृष्णा और गोदावरी नदी पर क्या कर दिए, बांध बना दिए, ठीक। अब इसको लेके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो राज्य है, इनकी सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई। और आपत्ति क्यों दर्ज करवाई हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, क्योंकि जो कॉस्ट है, लागत है, उसको लेके और जो इस रिवर का जो प्रॉफिट है उसको लेके अक्सर विवाद होते रहता है, ठीक। इससे इन राज्यों में नदी के निचले हिस्सों में जल का जो प्रवाह है वो कम हो जाएगा और कृषि तथा उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि महाराष्ट्र ने यहाँ अपने क्षेत्र में बांध बना दिया, अब इसके नीचे है तुम्हारा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से नदी का जो जल में फ्लो होगा वो कम होगा, इसका जो गति है उसमें कमी आएगी। तब तो जब गति कम हो जाएगी तब तो ये जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है अपने राज्य में कोई बांध नहीं बना सकते हैं, और जब बांध नहीं बना सकते हैं तो जो उद्योगों को जल की आपूर्ति करनी होगी वो फिर संभव नहीं है। तो इसलिए ये जो विवाद है कृष्णा और गोदावरी जल विवाद है, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट, नदी परियोजनाओं के उद्देश्य विफल हो जाने के कारण लोगों को आपत्ति है। यानी बहुत सारे ऐसे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट लाए गए, लेकिन सब में कुछ ना कुछ खामियां रह गई, कोई भी सफल सक्सेसफुली नहीं हो पाया, जिसके कारण लोगों में ये संदेश गया, मैसेज गया कि मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट है ये फेल्योर है। यानी जो लोगों का विस्थापित हो रहे हैं, जो लोग विस्थापित हो रहे हैं नदी परियोजनाओं के लिए, उनका तो कहीं पुनर्वास हो नहीं रहा है। तो ये लोगों में एक मैसेज गया है कि जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है ये फेल्योर है। जैसे जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशय में तलछट जमा हो जाने से बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो नदी में बांध बनाया गया, तो बांध बनाया गया था जल को रोकने के लिए, इसकी गति को कम करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जब बांध बना दिए गए तब जो नदी के साथ जो सेडिमेंट बह कर आया है वो तो नदी के रिवर बेड में वो जमा होते जाएगा, नदी के तली में जमा होते जाएगा, और नदी के तली में जमा होते जाएगा तो जब नदी की गहराई है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी, और जब कम होगी नदी की गहराई तो नदी में जो वर्षा जल बह कर आती है पानी, ये तो ओवरफ्लो करेगी, यानी बांध बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और जब ये तली काफ़ी ऊपर आ जाती है तो नदी का सारा जल बांध से बहने लग जाता है और ये बाढ़ का रूप ले लेता है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, ठीक। अत्यधिक वर्षा होने से बड़े बड़े बांध भी उसे नियंत्रित करने में असफल हो जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो मल्टीपर्पस पावर प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल नहीं है। बांधों के असफल होने से न केवल जान माल की हानि होती है बल्कि बड़े पैमाने पर मृदा का अपरदन भी होता है। मान लो कि कोई डैम है रिवर पर, उस डैम को बनाने के बाद जो बाढ़ का पानी अनियंत्रित हो गया, उससे तो जान माल की हानि होगी ही, साथ में जो मिट्टी का कटाव होगा इस क्षेत्र में, उससे आपका क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, ठीक है। अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब देखिए, ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि किसी भी क्षेत्र में
अगर आप बड़ा बांध बना रहे हैं तो क्या होगा, इस क्षेत्र का चारों तरफ जो है एरिया है वो पानी से भर जाएगा। अब पानी से भर जाएगा इसका मतलब इस क्षेत्र में पहले पानी नहीं हुआ करता था, अब चारों तरफ पानी फैल गया। इसका मतलब इस क्षेत्र में जो भार है, वजन है, वो धरती के ऊपर अधिक होगा इसके तुलना में। तो जब भी धरती के ऊपर एक तरफ भार अधिक हो और एक तरफ कम हो, तो ऐसे में भूमि में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, और असंतुलन उत्पन्न होने के कारण आपको भूकंप जैसी क्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। अत्यधिक जल के जमाव से जल जनित बीमारियां भी होती हैं, फसलों में कीटाणु जनित बीमारी भी फैलती हैं, और पॉल्यूशन भी फैलता है। ओके, अब आते हैं हम लोग वर्षा जल संग्रहण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के असफल होने की आशंका के कारण वर्षा जल संग्रहण सामाजिक और आर्थिक रूप से एक विकल्प हो सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था कि जो मल्टीपर्पस पावर प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना है, अगर ये विफल हो गया है तो इसके लिए हम क्या अल्टरनेटिव उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी जो आम जनजीवन है उसको कम नुकसान हो। तो इसके लिए लोगों ने वर्षा जल संग्रहण का एक पद्धति को अपनाया। ठीक है। अब प्राचीन काल में लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान भी था, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जाए और जो मिट्टी है इसको अपरदित होने से कैसे बचाया जाए, इसके बारे में प्राचीन काल में लोगों को ज्ञान था, लोग जानते थे। ठीक है। इसलिए इन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी की आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल तथा बाढ़ जल संग्रहण के लिए अनेक तरीके विकसित किए। जिस आदमी को सॉइल के बारे में जानकारी हो तो वो आदमी मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाने का कई उपाय कर सकता है, और यही स्थिति प्राचीन काल में लोगों के साथ हुई। वो लोग मिट्टी के महत्व को समझते थे। ठीक है। वर्षा के जल को के महत्व को समझते थे, इसलिए उन्होंने वर्षा जल, भौम जल, नदी जल को कैसे हम कंजर्व करें, कैसे हम संग्रहित करें और उसका लाभ हम कैसे लें, इसके बारे में वो लोग जानते थे और कई इसके तरीके भी विकसित किए। जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल और कुल, ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में गुल और कुल जैसी वाहिकाएं सिंचाई के लिए बनाई गई, यानी जो रिवर है वो निकल रही है। ठीक है। अब इसको क्या कर दिया गया कि इसका कुछ पार्ट मोड़कर पर्वतीय क्षेत्रों में बांध बना दिया गया। इससे क्या होगा कि नदी का जो फ्लो है वो भी कम नहीं होगी, और हमारा जो सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता थी वो भी हमारा फुलफिल हो जा रहा है। तो जो जल संग्रहण का जो पद्धति है गुल और कुल, ये पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक। राजस्थान में पीने के जल को एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण एक आम तरीका था, यानी जो हमारा छत है घर का, उससे जो वर्षा ऋतु में जो जल संग्रहित होता है, जो हम लोग छत से नीचे चला जाता है बहकर, उसको संग्रहित करने के लिए राजस्थान में ये जो तरीका है वो काफ़ी प्राचीन है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे, यानी मेढ़ जैसा बनाते थे। ठीक है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। ठीक है। यानी जो ड्राई रीजन है, शुष्क क्षेत्र है, जो सेमी एरिड रीजन है, ऐसे क्षेत्र में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढा बनाए जाते थे। ठीक है। खुदाई करके गहराई कर दिया जाता था गड्ढा, ताकि जो उस क्षेत्र का जो मिट्टी है उसको सिंचित किया जा सके, उसका सिंचाई किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादिन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। अब ये काफ़ी फेमस है, खादिन और जोहड़। राजस्थान में ये दो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन का एक मेथड था। जैसे इसको पहले समझिए, जो छत वर्षा जल संग्रहण है, मान लेते हैं कि आपके घर के आसपास बारिश हुई और ये बारिश का पानी आपके छत पर इकट्ठा हो गया। ठीक है। अब इकट्ठा होने से क्या होता है, इसको एक पाइप के माध्यम से नीचे लाया जाता है टंकी में, और इस टंकी से फिर नीचे लाया जाता है, आपको नीचे जो ग्राउंड में टैंक बनाया जाता है सीमेंटेड से, उसके अंदर, ताकि इस जल को हम प्यूरिफाई करके पीने योग्य बना सकें
या सिंचाई का उपयोग इससे हम कर सकें। ये तो उपयोग करेंगे ही, साथ ही साथ इससे एक चीज़ और होता है कि जो भूमि जल स्तर है, जो भौम जल स्तर है, ग्राउंड लेवल वाटर है, उसमें बढ़ोतरी होती है, यानी वृद्धि होती है। जो भूमि जल स्तर हमारा नीचे चला जा रहा है धीरे धीरे, इससे उसको मेंटेन किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। अब देखिए जोहड़, जो जोहड़ है वो आपको राजस्थान में, आपको भी बताएं कि ये काफ़ी आम है। तो जोहड़ का मतलब होता है एक छोटा सा तालाब जैसा, ठीक है, जिसको चेक डैम जैसा हम कह सकते हैं। बीच क्षेत्र में कहीं गड्ढा खोद दिया जाता है और चारों तरफ से इसको वॉल से घेर दिया जाता है, ठीक है, ताकि यहाँ जो पानी इकट्ठा होगा इससे लोग आसपास में खेती कर सकें, सिंचाई कर सकें और अपनी ज़रूरत की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें, ठीक। तो जोहड़ ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है खादिन। तो खादिन क्या होता है, जैसे कोई सरफेस एरिया है, इसमें लोग गहरा कर दिए और किनारे से इसको मेढ़ बनाकर घेर दिए ताकि यहाँ का पानी यहीं रह जाए, बाहर ना जाए। तो जो ऊंचाई से नीचे की ओर जो खोद कर और दीवार बनाकर पानी को रोका जाता है, इसको हम लोग राजस्थान में खादिन के नाम से पुकारा जाता है। ओके, अब एक टांका, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो राजस्थान के बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर जिले के लगभग हर घर जल संग्रहित करने के लिए टांका हुआ करता था पहले, ठीक है, जिसे घर के आंगन में बनवाया जाता था। ये टांका लोगों के घरों के आंगन में होता था, ठीक है, जिसको हम लोग टंकी कहते हैं। तो ये टंकी बनाया जाता था, इसमें पानी को एकत्रित किया जाता था, संग्रहित किया जाता था, ठीक है। और जब गर्मियों में जब वर्षा का जल या उस क्षेत्र में जल की कमी हो जाती थी, तब इसका उपयोग लोग करते थे। अब जो टांका में पानी जो एकत्रित होता था, जिसको लोग गर्मी के दिन में पीने के लिए या किसी अन्य कामों में उपयोग में लाते थे, तो जो टांका में संग्रहित जल था इसको पालर जल कहा जाता था। कौन सा जल, ध्यान रखिएगा, पालर जल, ठीक है। आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह की रीति इंदिरा गांधी नहर के उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही। यानी जो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर जो बह रही है, उसके कारण लोगों को अब पानी की आवश्यकता की जो पूर्ति है वो इंदिरा गांधी नहर से हो जा रही है। तो यहाँ जो छत से जो वर्षा जल का संग्रहण किया जाता था, ये सिस्टम धीरे धीरे अब कम होते जा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी तरीके से खत्म हो गया, अभी भी जो छत से वर्षा के जल को संग्रहित करने का तरीका है ये राजस्थान में है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के आ जाने के कारण इसमें कमी आई है। हालांकि अभी भी कुछ घरों में देखने को मिलता है। अब यहाँ एक चीज़ और है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके सामने, रोचक तथ्य है। आपको पता होगा कि हमारा मेघालय एक राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, उसकी राजधानी शिलोंग है। अब यहाँ भी छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, ये रोचक इसलिए भी है क्योंकि यही वो क्षेत्र है शिलोंग जहाँ विश्व का सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी और मौसिनराम में होता है। फिर भी शहर में पीने के जल की कमी है, ऐसा क्यों? तभी तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, रोचक तथ्य है। जहाँ दुनिया का सबसे अधिक वर्षा हो और वैसे क्षेत्र में पीने के लिए पानी उपलब्ध ना हो, तो ये चिंता का विषय है, ठीक है। ऐसा क्यों है? तो चूँकि हम जानते हैं कि जो हमारा शिलोंग का क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। वर्षा का जो जल है ये क्या होता है कि बारिश होने के बाद जो पहाड़ी क्षेत्र है ये चला जाता है किसी नदी में। अब पानी यहाँ रुकता नहीं है, तो जब पानी रुकेगा नहीं तो फिर लोग कैसे इसका उपयोग करेंगे? तो यही कारण है कि लोग यहाँ भी जो छत से वर्षा जल संग्रहण करने की पद्धति है उसको लोग अपना रहे हैं। वर्षा खूब होती है इस क्षेत्र में, लेकिन पानी सारा पर्वतीय क्षेत्र से ढलवा होने के कारण नीचे चला जाता है, यहाँ जमा नहीं हो पाता है, जिसके कारण लोग आज पीने के पानी को लेके मजबूर हैं। घरेलू जल की आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्सा छत जल वर्षा संग्रहण से पूर्ति की जाती है। देखिए, जहाँ सबसे वर्षा अधिक होती है विश्व में, वहाँ 15 से 25% तक लोग वर्षा के जल को संग्रहित करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। इसलिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है। ओके,
अब देखिए, सॉरी यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है, नाटक नहीं कर्नाटक होगा, ठीक है। तो कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथुर, गंडाथुर किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर? कर्नाटक। तो कर्नाटक में एक गांव है गंडाथुर। यहाँ के ग्रामीणों ने अपने घर में जल की आवश्यकता की पूर्ति छत के जो जल होता है वर्षा जल उसको संग्रहण करके अपना व्यवस्था किया है। इस गांव में लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है, ठीक है। और इस गांव में हर साल लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। अब 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है इस गांव में, कौन सा? गंडाथुर में। तो हर घर लगभग 50,000 लीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकता है, इस जल को संग्रहित करके, ठीक। 20 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है वर्षा जल से। कहाँ? गंडाथुर। फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तमिलनाडु देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनवाना आवश्यक कर दिया गया है। यानी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, घर के छत से जो वर्षा के जल को एकत्रित करने का जो तरीका है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है तमिलनाडु में। अगर आप घर बनवाते हैं और आप छत वर्षा जल संग्रहण के मॉडल से घर नहीं बनाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब टॉपिक होता है ख़त्म। अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट है आज का कि कृष्णा गोदावरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो अभी हम लोगों ने देखा था महाराष्ट्र के बीच है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है, ठीक है। तो इन तीनों राज्यों के बीच आपका कृष्णा गोदावरी जल विवाद है, ओके। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि हीराकुंड आपका महानदी पर है और किस राज्य में? तो उड़ीसा में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, गुल अथवा कुल किन क्षेत्रों में जल संग्रहण का एक तरीका है? तो गुल अथवा कुल अभी हम लोगों ने देखा था कि जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर नदियों के जल को थोड़ा अवरुद्ध करके इसका मार्ग परिवर्तित करके हम लोग अपने सिंचाई के काम में इसको लाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को टांका में एकत्रित किया जाता है? तो ये आपका राजस्थान है जहाँ पर वर्षा जल को टांका में एकत्रित किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक मासिनराम मेघालय की राजधानी शिलोंग से कितनी दूरी पर स्थित है? ये क्वेश्चन है और आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। शायद हो सकता है ये पॉइंट मिस हो गया होगा, छूट गया होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि मासिनराम जो है वो मेघालय से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है, ओके। ध्यान रखिएगा, मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, इसकी राजधानी शिलोंग से जो मासिनराम है वो लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। अब गंडाथुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा था कर्नाटक में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहां छत वर्षा जल संग्रहण के लिए सरकार ने कानून बनाया? तभी हम लोगों ने अभी भी देखा है, ये तमिलनाडु है जहां पर अगर आप घर में छत वर्षा जल संग्रहण के अनुसार नहीं बनवाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में नदियों तथा झरनों के जल को बांस के द्वारा एकत्रित करके सिंचाई की जाती है? तो ये है आपका मेघालय में, ठीक है। मेघालय में बहुत अधिक वर्षा होती है और यहाँ के घर भी देखिएगा तो बांस के खंभों पर बने होते हैं। तो यहाँ बांस को उपयोग किया जाता है पाइप के रूप में और सिंचाई तक, खेतों तक पानी पहुँचाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत सबसे पहले किस देश में की गई है? ओके, तो ये इजराइल है। जो ड्रिप इरिगेशन है इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी सबसे पहले विश्व में? तो इजराइल में की गई थी, इसी से संबंधित था, इसलिए इसको हम इसमें मेंशन कर दिए। यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। आई होप कि सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है,
आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और हर वीडियो का लिंक और PDF वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद।